कौन से मोशन में? अगर सर्कुलर मोशन में है तो टैंजेंशियल शायद। नहीं, ये कोई भी मोशन हो, देखो इसमें अपन को मोशन से मतलब नहीं है कि मोशन जब सर्कुलर मोशन होगा तभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो किसी भी केस में हो सकता है, ठीक है ना, सर्कुलर ना भी हो तो भी हो सकता है, ठीक है। तो Okay. बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही होता है, करेक्ट है। Okay. अब जरा देखिए इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अपन लोग क्या क्या बोल सकते हैं, तो क्या मॉडुलस ऑफ ये बोल सकते हैं क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को? अपन लोग बोलेंगे नहीं, ये तो नेट एक्सेलरेशन का मॉडुलस दिख रहा है। बात करेक्ट है, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर जरा देखिए सेकंड ऑप्शन है v डॉट ए डिवाइडेड बाई v। अब ऐसे समझिए आप थोड़ा सा इसको, अपन के पास दो एक्सेलरेशन होता है AC एंड AT, ठीक है, AC एंड AT, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। इतनी बात तो क्लियर है, हाँ. ठीक है। इस AC और AT का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस पे आएगा A नेट, करेक्ट। Yes. अच्छा, अब ये बताओ कि अगर ये एंगल थीटा हो आपके पास, ठीक है, बल्कि इसको नहीं मैं बोल के इसको बोल रहा हूँ एंगल थीटा, इस साइड को मैं थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या AT को आप ए नेट कॉस थीटा बोलोगे क्या? बोलो। हाँ सर. ये बोल सकते हो ना? अच्छा ठीक है। हाँ. अब जरा देखो ए नेट तो करेक्ट है, ए हो गया ये, ठीक है। और कॉस थीटा को क्या ए वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए इनटू वी आप लिख सकते हो? बताओ। कॉस थीटा, टू वेक्टर्स मेरे पास हैं ए एंड, मतलब ए नेट को अब मैं फाइनली ए बोल रहा हूँ, ठीक है। ए एंड बी, अगर इनके बीच का एंगल थीटा आपको डिफाइन करवाना हो तो आप कुछ ऐसे लिखोगे ना, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, करेक्ट। इसमें से आप जरा देखो ए तो कैंसिल हो गया, आपके पास ए टी की वैल्यू क्या आ गई? आप कहोगे ए डॉट वी डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। तो आपका आंसर बी करेक्ट है, Okay. ठीक है। अच्छा, अब क्या है, सी देखिए, द कंपोनेंट ऑफ, अच्छा कंपोनेंट ऑफ ए होना चाहिए था, वो मिसिंग है इसमें, है ना। कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इस ए का कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में, उसे आप पेरेंट्स बोलोगे। को ऐड कर लीजिए, वो वेटिंग रूम में है। अच्छा ठीक है, हाँ, अच्छा इतने सारे लोग हैं, ठीक। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है ना। दरअसल ए टी क्या है, तो आप कहोगे ए नेट कॉस थीटा है, तो ये करेक्ट करेक्ट है, बट वो मिसिंग है थोड़ा, है ना। अगर आप लोगों को भी पेपर में मिसिंग दिख रहा था क्या, या करेक्ट था ये हाँ सर. नहीं, मिसिंग? हमारा भी मिसिंग ही है. तो बी एंड सी वैसे करेक्ट है, और अगर मैं 100% की बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, जो कि अगर पूरा मतलब जो क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुका है उसके अकॉर्डिंग, ये है बी, ठीक। ठीक है, तो 5 का आपके अकॉर्डिंग, वैसे अगर मैं उसको करेक्ट कर दूं, सी वाले ऑप्शन को करेक्ट कर दूं कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वी, तो ये बी एंड सी बोथ करेक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं ही दिया गया तो आपका सिर्फ और सिर्फ आंसर बी करेक्ट है, ठीक। चलिए Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई जो पूछना हो आपको? So 11. क्वेश्चन नंबर 11। सर 1 मिनट, मैं ये नोट कर लूँ, बस 1 मिनट. हाँ, हाँ सर, हो गया. अभी क्वेश्चन नंबर 11 तुम लोगों का अभी तक गलत होते चल रहा है क्या? पता नहीं क्यों हमें डायरेक्शन, मतलब मुझे हमेशा आपने बताया भी, पर वो रिलेटिव के लिए था ना, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट कैसे आया पता नहीं. अरे रिलेटिव के लिए, रिलेटिव का ही ये क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। कैसे सर? अब देखो, मतलब रिलेटिव कहने का मतलब कंसेप्ट यूज होना है ना सर। आपको इसका मीनिंग थोड़ी है कि मतलब ये रिलेटिव यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा है तो क्या उसका क्वेश्चन नहीं हो सकता ये, ठीक है। देखिए क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड,
आपको बताया था कभी भी जब डायरेक्शन की बात आ जाए आप जरूर बनाइएगा इसको। हाँ। तो जैसे देखिए इनिशियल वेलोसिटी ईस्टवर्ड दैट मींस आई कैप, ठीक है, तो वी इनिशियल 5 आई कैप हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए फाइनल वेलोसिटी किस तरफ है, तो ये कह रहा 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड 5 जे कैप हो गया, ठीक है। टाइम इसमें गिवन आपको, ये टाइम है 10 सेकेंड का। आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, अपन लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फाइनल वेलोसिटी 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप डिवाइडेड बाय 10 हो गया 1/2, यहाँ से कॉमन हो गया, जे माइनस आई आ गया। ये है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक। अब आपको डायरेक्शन देखना है इसमें, अपन लोग कहेंगे जे पॉजिटिव हो, वाई पॉजिटिव हो और एक्स नेगेटिव हो, नॉर्थ वेस्ट, तो यही ठीक है। पूछना था, तो जब हम डायरेक्शन देखते हैं तो ये इक्वेशन का अगर माइनस है तो मतलब मैंने सोचा फॉर्मूला में माइनस है तो हम आई का नॉर्मल साइन नहीं देंगे। नहीं, नॉर्मल साइन नहीं, यहाँ पे आप जो फाइनल वेक्टर दिखता है, जो ये फाइनल वेक्टर दिखता है, आप यहाँ से डायरेक्शन देखोगे ना, ठीक है। ओके। मतलब याद रखो इसको आप, मतलब तुरंत ही जैसे ये क्वेश्चन दिखे आपके दिमाग में, मतलब ये पॉइंट तुरंत चमक जाना चाहिए, स्पार्क कर जाना चाहिए कि अच्छा ये जो फाइनल वेक्टर है इसी का अपन लोग देखते हैं, यहीं से डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। ओके। हाँ। ठीक ओके है, सर। चलिए सो फिर 22। क्वेश्चन तो नंबर 18 भी एक बार बताओ ना। 18 देखिए क्या है, द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय q इक्वल टू, तो q क्या है, दैट मीन्स वही थीटा अपना, ठीक है। तो 19 में थीटा इक्वल टू 2t³ प्लस 0.5, इसमें सो मीनाक्षी 18। अगर, सो 18 अच्छा 18। 18 ओहो, मेरे को लगा अगर इसको गलत किया है तो मतलब पाप किया है, ठीक है। 18, चलिए वैसे इसे भी नहीं गलत करना चाहिए था। सो इसमें ना मतलब सॉल्यूशन में दिया था कि वेलोसिटी 0 होगा ऐसा, पर वो क्यों होगा 0? देख लेता मतलब हूँ। मुझे समझा नहीं था। वर्क डन इन फर्स्ट 6 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। तो आप जरा देखो इसमें मैं क्या कर लूं, है ना, ये देख लूं कि इसका t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या, अच्छा वेलोसिटी देखना होगा। वेलोसिटी के लिए एक काम करो, पहले रूट एक्स की वैल्यू निकालो, तो ये आपको दिखेगा t-3, ठीक है। स्क्वायर कर लेना, तो स्क्वायर जब करोगे बेटा तो x आ जाएगा और इधर जाएगा t² प्लस 9 माइनस 60। फिर वेलोसिटी निकाल लो तो dx बाई dt हो गया, 2t माइनस 6 हो गया। वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे देख लो क्या है, तो आप कहोगे -6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी t इक्वल टू 6 सेकेंड पे, 6 सेकेंड है ना, फर्स्ट 6 सेकेंड, तो t इक्वल टू 6 पे देख लो। 6 पे देखोगे तो बेटा +6 आ जाएगा, ये 2 इंटू 6 माइनस 6 दैट मीन्स +6 मीटर पर सेकेंड। अपन लोग कहेंगे वर्क डन बाई ऑल, मतलब जो भी फोर्स है इक्वल टू डेल्टा के, और जब डेल्टा के करोगे तो देखो m और ये 6 का होल स्क्वायर माइनस हाफ m माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये क्या दिख रहा है आपको, 0, करेक्ट है क्या। हाँ। तो फिर आप क्यों इसमें क्या गलती कर दिया था बेटा। सर वो मैंने मतलब t इज इक्वल टू 0 पे नहीं देखा था तो इसलिए। अच्छा ठीक, नेक्स्ट सो क्वेश्चन 22। 22। सर एक मिनट मैं बस ये नोट कर लूँ। एकदम कर लो बेटा। तो हो गया। हो गया, ठीक है। कह रहा कि a mass m is lowered with the help of a string by a distance x at constant acceleration. The work done by string will be, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है क्या अपन के पास, नहीं सर, सिर्फ यही है।
सो मुझे इसमें ये पूछना था कि अगर हम सेंटर ऑफ मास से करें तो मतलब हो जाएगा ना, क्योंकि मतलब वो सही है क्या? क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही किया था, मतलब उसका सेंटर ऑफ मतलब मास उसका x/2 पे होगा ना कॉन्सेंट्रेटेड, इसलिए फिर मैंने वैसा किया। मतलब उसका एज x/2 हाइट पे होगा, इसलिए वो सर सही पर है ये क्या सर? मास है ना, तो मतलब पूरा स्ट्रिंग थोड़ी है मास। उसका हम्म मास अगर हम x से लोअर कर रहे हैं तो वो x/2 पर क्यों होगा? सर मैं भी वही पूछ रही हूँ, मतलब ये सही है क्या मेरा? वही सही है। ओके हम्म सर, तो फिर ये क्वेश्चन क्या इनकम्प्लीट है क्या? अच्छा अच्छा, आप लोगों के बाकी लोगों के क्या आंसर आए वैसे? आदिश्री तुम्हारा क्या आंसर आया इसमें? अच्छा, आदिश्री नहीं है क्या? बाकी और लोग कोई बताओ। प्रीतिका तुम हो? नहीं हो? हाँ सर। क्या है आंसर इसका? सर ऐसा या क्वेश्चन किया हुआ था पहले, तो मुझे याद था कि 1/2 mgx होता है, तो फिर वो लगा दिया मैं। अच्छा, और कोई? वर्तिका तुम बताओ जरा। ये क्वेश्चन मैंने मतलब पुराने शीट्स में जब सॉल्व किया था, उसमें यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2 आगे दे रखा था और इस क्वेश्चन में नहीं दिया था। एग्जैक्टली करेक्ट है। इसमें दरअसल आपको एक्सेलरेशन गिवन होना चाहिए था, इनकम्प्लीट है, बोनस से है। ठीक है, ओके। हाँ ये बोनस है सो बेसिकली। दरअसल मैं सुनो सुनो अब बताऊं मैं क्या है ना इसमें। अपन को वर्क डन बाय स्ट्रिंग जब देखना होगा तो आप कहोगे वर्क डन बाय टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग क्या इसमें लगा सकता है, तो आप कहोगे टेंशन ही अप्लाई करेगा। तो टेंशन का वर्क डन आपको चाहिए था बेसिकली। ठीक है, अब क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है, अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और जैसा वर्तिका ने बताया कि g/2 है, ठीक है, तो अपन लोग अब ये कहेंगे कि टेंशन जरा देख लेते हैं कितना होगा ये। ठीक, तो आप क्या करोगे, mg कहोगे mg माइनस टेंशन इक्वल टू m इंटू g/2। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mg/2। ये करेक्ट है? बताओ, ये हाँ टेंशन सर। कैलकुलेट करना। हाँ। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो, जब x सो से लोअर ये करोगे आप इसे। बोलो। सर आप वापस बता सकते हो क्या? हाँ हाँ, मैं वापस बता दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, दरअसल आपको पहले टेंशन कैलकुलेट करना होगा। क्यों कैलकुलेट करना होगा? क्योंकि इसमें वर्क डन बाय स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होगा, वर्क डन बाय टेंशन, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग क्या लगाएगा, टेंशन ही तो लगाएगा। तो आप वर्क डन बाय टेंशन देखो, ठीक है ना। तो अब हाँ इसमें वर्क डन बाय जब टेंशन आप देखने जाओगे तो टेंशन पहले कैलकुलेट करो न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करके, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कितना है डाउनवर्ड का, g/2। तो जब इसका bd बनाओगे तो mg डाउनवर्ड होगा, टेंशन अपवर्ड होगा, और mg माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अप्लाई करोगे, टी की वैल्यू आ जाएगा mg/2। वर्क डन बाय टेंशन जब लिखोगे तो माइनस टी इंटू एक्स लिखोगे, क्योंकि टेंशन अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू हो गई mg/2 और इंटू एक्स, यही आंसर आपका। ठीक है, सो माइनस मतलब हमें ये mg/2। दिया रहता क्या कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g/2 है? एग्जैक्टली मैं वही ढूंढ रहा था एक्चुअली में। अगर इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बजाय अगर इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी दे देता, ठीक है ना, तो उसे कोई फिर देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी दे देता, अपन लोग बोलते टी इक्वल टू mg होगा और mg इंटू एक्स ये अपना आंसर हो सकता था। ठीक है, बट अब इसने गलत कर दिया है। ठीक है ना, उसने एक्सेलरेशन तो बोला बट वो प्रिंटेड पता नहीं क्यों वहां से आ नहीं रहा है, या समथिंग कुछ गड़बड़ कर देते हैं ये सब। चलिए ठीक है, ये बोनस सो है आपके मतलब लिए। यहाँ ठीक पे है, ऐसा रहता कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मतलब g/2 एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसा हाँ देते क्या? ऐसा 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 देना था, ऐसा देना था, बट वो g/2 मिसिंग दिख रहा है बस। ठीक है, ओके अब तो आपका आंसर है माइनस mg/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरे बस इतने ही डाउट्स थे। बोलो बोलो और बोलो जल्दी बेटा, और भी अगर डाउट है आप फटाफट पूछो। सर 26। 26। Force acting on a particle is moving in a straight line, varies with velocity of the particle as f equal to k divided by v.
ठीक है। तो अपन से क्या कह रहा है, द वर्क डन बाय द फोर्स इन टाइम t, ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स इन टाइम t। कैसे इसको करा जाए, इसको अगर अपन लोग कर लें, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लें तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इसे कंफर्टेबली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो लोग बाहर हैं। देखिए, एफ को क्या लिखोगे आप, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को अभी मैं लिख लूंगा dv बाई dt, ठीक है, dv बाई dt इक्वल टू k डिवाइडेड बाई v। आप इस तरफ ले आइए, dv के साथ v को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए और k डिवाइडेड बाई m टाइम्स dt कर दीजिए, इंटीग्रेट करिए इसको, ठीक है, बल्कि ऐसे इंटीग्रेट करिएगा, m को लेफ्ट साइड ही रहने दीजिए। तो m, इसको इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक आपको इंटीग्रेट करना और यहाँ 0 से t तक आपको इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक। तो जरा देखो बेटा, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो आप कहोगे v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए लिमिट रखते हुए, और ये हो जाएगा kt। आप जरा देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ है, डेल्टा k है ये, है ना, इक्वल टू kt। और वर्क डन बाय फोर्स अपन लोग बोलेंगे होगा यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आंसर आपका क्या आ गया, kt। समझ आया? हाँ सर, समझा। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बस 1 मिनट, ये नोट कर लो। सो 43। 43। A locomotive of mass m starts moving so that its velocity varies as v equal to k root s। और इसमें आपको क्या निकालना है, k is constant, s is distance covered, work done performed by all the forces which are acting on the locomotive during time first t second, है ना। यही मतलब फिर से इस क्वेश्चन कहीं न कहीं ये पुराना वाला ही है। आपको इसमें निकालना ये था कि फर्स्ट टी टाइम में कितना आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब वर्क डन का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। वेलोसिटी एज अ फंक्शन आप टी निकाल लो आप ना, आपको जैसे s गिवन है तो आप t निकालो। दरअसल वेलोसिटी को आप ds डिवाइडेड बाय dt लिख सकते हो, ठीक है, ये k रूट s हुआ, ठीक है। फिर अपन लोग थोड़ा वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, मतलब ds डिवाइडेड बाय रूट s लिख दो और इक्वल टू k dt लिख दो आप, ठीक है। रूट s बेसिकली s टू द पावर 1/2 है, और जब ऊपर लेके जाओगे तो -1/2 हो जाएगा, 1/2 ds, s टू द पावर -1/2 टाइम्स ds इक्वल टू k dt। और ये आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको 0 से t तक और 0 टू s तक, तो आपके पास आ गया s टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इक्वल टू kt। 2s टू द पावर 1/2 इक्वल टू kt। आप क्या करिए, s की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा और आ जाएगा k स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अभी आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए था, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और t स्क्वायर का होगा आपका 2t, ठीक है। थोड़ा सा इसको कैंसिल करा दीजिए, k स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 2 v की वैल्यू, और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के जब लिखिएगा आप, तो हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर लिखना होगा आपको माइनस हाफ m u स्क्वायर, बट u 0 है ना, वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे 0 है, छोड़िए उसको, हाफ m v स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, k टू द पावर 4 t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4।
आपका आंसर आ गया। अभी मैंने शायद कल परसों में इसको सॉल्व किया था, है ना? मैंने इसको सॉल्व करके आपको बताया था अभी। Yes, sir. चलिए ठीक है। सो 1/8 आप जो 22 वाला है उसमें आप मुझे बता सकते हो कि मैंने मतलब वो गलत कैसे है मेरा? अरे जब 22 क्वेश्चन बोनस है तो आपका गलत तो है ही है ना, मतलब वो तो सभी का हाँ गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, तो अब उसमें मैं क्या बताऊं बेटा। तो नहीं, मैंने आपको वो बोला था ना कि मैंने नहीं सेंटर वो ऑफ मास वो अलग नहीं ले नहीं वो लिया। नहीं, वर्क डन बाय स्ट्रिंग इक्वल टू ऐसे कैसे होगा? वो स्ट्रिंग का सेंटर ऑफ मास, स्ट्रिंग में तो मास ही नहीं है, मासलेस है वो, हाँ ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं है कि उसमें हाँ मास है। हाँ ठीक है सर। तो ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया ना फिर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा था, मतलब कट रहा था, आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कंप्लीट हो गया, हाँ हाँ क्वेश्चन सर हो कंप्लीट हो गया। गया। ठीक है, हाँ चलिए तो अच्छा। मैंने आपको एक भेजा है, उसका बताओ ना, मेरा उसका आंसर नहीं आ रहा। अरे बेटा, अरे 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 क्या मैं बताऊं इसमें बेटा, वर्क डन बाय फोर्स, एग्जैक्टली सेम तो सवाल मेरा चल रहा नहीं है। आ रहा उसमें। चलो बता देता हूँ, इसमें देखो इन्होंने बोला कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 20 ग्राम, कोई एक मास है जिसकी वैल्यू है 20 ग्राम, इन सच अ वे दैट पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एच, एक्स की वैल्यू गिवन है 2t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब, ये डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। तो अपन से बोल रहा है कि वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड, है ना, वर्क डन फ्रॉम 0 to 3, अपन लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी अपन लोग देखें t इक्वल टू 3 पे माइनस काइनेटिक एनर्जी अपन लोग देखें t इक्वल टू 0 पे। ठीक हाँ है, हाँ सर सर मैं कर लूंगी अब। क्यों क्या गलत हो गया था? मैं अलग कर रही थी, हाँ हाँ मुझे समझा। सर वो मैं मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस कर रही थी। लो मतलब अभी मतलब इतना f है ही नहीं, तो f का इंटीग्रेशन तुम कैसे करोगे बेटा? तो चलिए ठीक मतलब है। मैं एक्स से एक्सेलरेशन निकाल रही थी और एम डाल के फिर ऐसे किया था। आपको बताया था मैंने कि छोटा प्रोसीजर ये होता है, आप लंबे प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो आंसर तो गलत कर ही दोगे अगर लॉन्ग प्रोसीजर पे जाओगे तो। चलिए ठीक है, तो अपन हाँ लोग सर अब मुझे स्टार्ट समझा। करते हैं पढ़ना। और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, मैंने बोला था कि आप नेक्स्ट क्लास में जब आइएगा तो इस क्वेश्चन को जरा बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो आप लोगों ने करा क्या? किसी ने करा? सर ट्राई किया लेकिन आया नहीं। आया नहीं? तो मेरा अच्छा, m ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। एम ओमेगा स्क्वायर आ रहा है? नहीं, ये तो डायमेंशनली करेक्ट m दिख रहा है ओमेगा स्क्वायर इनकर। r। अच्छा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, हाँ ऐसा डायमेंशनली करेक्ट है, बट क्या आंसर करेक्ट है ये नहीं, पता नहीं, शायद नहीं है। और कोई किसी ने करा हो तो बता सकता है। सर ये क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर आप रिपीट करेंगे प्लीज? नहीं नहीं रिपीट करेंगे हम, है ना, एकदम कभी नहीं करेंगे। जब मैंने क्वेश्चन दिया था तो आप लोग क्या सो रहे थे? बताओ। देखो क्या है, एक अपन के पास रिंग है, ठीक है, एक कोई रिंग है, इस रिंग का मास m है और रेडियस इसका r गिवन है। आपको बोला गया कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट करवा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होगा और इस टेंशन की वैल्यू अपन से निकालने को बोला गया, ठीक। तो देखो थोड़ा यूनिक है ना, मतलब रियली बता रहा हूँ थोड़ा यूनिक है, बट क्योंकि क्वेश्चन इस पे कई सारे चैप्टर्स में बनेगा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको सर्कुलर मोशन में, ठीक है, वेव में भी इसका यूज होगा, ठीक, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका यूज होगा, देन मैग्नेटिज्म में भी इसका यूज होगा, जिस कंसेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा। साथ में एक और चैप्टर आपका आएगा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन में उस कंसेप्ट का यूज होगा। तो थोड़ा सीखिए कि इसे कैसे करते हैं। देखिए इसमें क्या होएगा, मैं ये बोलूंगा कि एक छोटा सा पोर्शन, एक छोटा स्मॉल सेगमेंट मैं इसमें कंसीडर करता हूं, बस इतना छोटा, ये वाला सेगमेंट, ठीक है। तो अगर मैं इसको बाहर बनाऊं ऐसा करके, है ना, सेंटर तो यहाँ है,
मैं कहूंगा स्ट्रिंग में आप टेंशन चाहते हैं, दैट मीन्स टेंशन होगा कुछ इस तरफ। पहले तो ये बताओ आपको समझ आया, जब आप इतने पोर्शन का FBD बनाओगे तो टेंशन ऐसे ही दिखेगा ना आपको, बताओ। हाँ सर। हाँ ठीक, अच्छा उसमें भी देखिए इस एंगल को मैं थीटा कह रहा हूं, थीटा, बट ये वेरी स्मॉल है ना, थीटा वेरी स्मॉल, इतना ज्यादा छोटा है कि आप एक अप्रोक्सीमेशन होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ये बात करेक्ट है। आप शायद अभी तक की मैथमेटिक्स में थोड़ा इसका यूज कहीं कहीं आपने देखा होगा, अभी तक नहीं देखा है तो आज से चलिए आप स्टार्ट कर दीजिए कि अगर थीटा बहुत ज्यादा छोटा होता है, वेरी स्मॉल अगर होता है, तो साइन थीटा के प्लेस पे आप थीटा लिख सकते हैं। करेक्ट है? हाँ सर। यस अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, जरा देखिए यहाँ पे एक टेंजेंट बना दे रहा हूँ ऐसा करके, ठीक है, इस पॉइंट का टेंजेंट, ठीक। अच्छा आप ये बताओ कि दरअसल यहाँ रेडियस पे टेंजेंट, मतलब रेडियस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे है, और यहाँ पे भी ये जो टेंशन ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर मैं कहूंगा कि रेडियस थीटा एंगल रोटेट हुआ है, तो जो टेंजेंट होगा ये भी थीटा एंगल ही रोटेट होगा, मतलब ये थीटा आएगा। ये बात समझ आ रही है? मतलब इस साइड भी थीटा आएगा। हाँ तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट होगा जो इस तरफ आएगा टी कॉस थीटा, है ना, और एक कंपोनेंट टेंशन का होगा जो कि सेंटर की तरफ आएगा टी साइन थीटा आएगा ये। हाँ वैसे सर। ही इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा टी साइन थीटा। ठीक, अपन लोग बोलेंगे ओमेगा से ये रोटेट हो रहा था, और इसका छोटा सा मास होगा, जो भी स्ट्रिंग का पोर्शन मैंने कंसीडर किया है वो छोटा मास m डैश मैं कह सकता हूँ। ठीक है, m डैश मैं बोल रहा हूँ, जो छोटा सा मास है ना, इसका जो मास है इसको मैं m डैश कह दे रहा हूँ। इतनी बात करेक्ट है क्या? हाँ सर। अभी आप बताइए सेंटर की तरफ कितने टेंशन आ गए? 2 टेंशन, 2t साइन थीटा। हाँ यही आपका सेंट्रिपिटल फोर्स की तरीके से एक्ट करेगा, और अपन लोग बोलेंगे m डैश r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। हाँ हाँ सर। ठीक है, अच्छा अब अप्रोक्सीमेशन भी मैं यूज कर लेता हूं, क्योंकि थीटा अगर वेरी स्मॉल है तो 2t साइन थीटा की प्लेस पे मैं लिखूंगा 2t थीटा। ठीक, m डैश जरा देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ, तो m डैश की वैल्यू होगी m डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू 2 थीटा। m डैश, जरा ये बताओ इतना करेक्ट है, आपको सही दिख रहा है या नहीं? मास पर यूनिट लेंथ मैंने निकाला यस इंटू 2 थीटा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल करा दो और लिख दो m थीटा डिवाइडेड बाई पाई r। ठीक है, सर जो हम्म आपने अभी मास लिया, आपने हम्म। 2 थीटा, मतलब मुझे समझ आया कि वो थीटा पूरा एंगल 2 थीटा है, पर क्या हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए 2 थीटा यूज कर सकते हैं? r थीटा यूज कर सकते हैं, वो मैंने गलत लिख दिया था। हाँ ठीक है, तो अपन को क्या लिख हटाना पड़ेगा, यहाँ से r को हटाना पड़ेगा, पाई नीचे आएगा। करेक्ट है। ठीक, m थीटा डिवाइडेड बाई पाई, ये क्लियर हो गया। अब m थीटा डिवाइडेड बाई पाई r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, थीटा थीटा कैंसिल। ठीक है, अच्छा बस आ गया आपका आंसर, t इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके। सो जब ठीक, कृतिका ने एक आंसर दिया था, आपने बोला डायमेंशनली करेक्ट है, वो हाँ, आपने कैसे फिगर आउट किया, और यहाँ पर कैसे डायमेंशनली करेक्ट होगा? अरे अरे मैं ये नहीं कह रहा था कि आंसर करेक्ट है, मैंने ये बोला हाँ जो डायमेंशनली करेक्ट था। डायमेंशनली करेक्ट था। एक्चुअल में 2 पाई का डायमेंशन तो होता नहीं, ओह अच्छा, ओके ओके, हाँ उसने ठीक है। सीधा सिर्फ बोला था m r ओमेगा स्क्वायर, तो m r ओमेगा स्क्वायर है इसमें। ठीक है, और हाँ बट 2 पाई नहीं था। ठीक है, गॉट इट। आपने जो m डैश का वैल्यू निकाला वो आप एक बार वापस बताओगे? हाँ बेटा, देखो कभी भी अपन लोग इससे पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। वैसे मैंने कुछ आपको जब न्यूटन्स लॉ पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि मान लो कोई स्ट्रिंग है, इसका लेंथ l है,
अपन को किसी पोर्शन x का मास निकालना था और टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग m था, ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि इसको निकालने के लिए कि आप सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ निकालिए और इसमें जितने भी मास का आपको जितने भी लेंथ का मास चाहिए उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही क्या काम किया था आपने? हाँ सर। अभी यहाँ पे देखिए टोटल मास m है और टोटल स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा 2πr, करेक्ट, इनटू उस वाली स्ट्रिंग का लेंथ जिसका मास आपको चाहिए, तो वो तो 2θ इंटू r होगा, करेक्ट है। समझ आया हाँ ये? सर, हाँ हाँ ये क्योंकि एंगल 2θ दिख रहा होगा ना ये वाला। हाँ हाँ। ठीक है, नोट कर लीजिए। और फिर से अगर किसी को डाउट हो एक बार फिर से आप पूछ लो, है ना बेटा? सर बोलो। सर वहाँ पे जहाँ पे हमने वो स्ट्रिंग लिया है वहाँ पे जो टेंजेंट आपने बना के वो थीटा किया है वो कैसे आया? अच्छा, मैंने इसमें देखो क्या बोला था आपको, मैंने ये बोला था कि बेसिकली अगर मैं ये छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर रहा हूँ, एक बार फिर से बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैं टेंशन कहूँ तो उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी कि नहीं? बोलो, होगा ना इस हाँ। तरफ। और दरअसल यहाँ पे अगर टेंशन बनाऊंगा तो वो इस तरफ होगा, होगा। हाँ। आप ये बताओ रेडियस कितने एंगल से रोटेट हुआ है? थीटा से ना। तो जो ये टेंजेंट है वो भी तो थीटा से ही रोटेट हो गया होगा ना फिर। इतनी बात क्लियर है? अगर रेडियस थीटा से, अरे रेडियस अगर थीटा से रोटेट होगा तो टेंजेंट भी उसका तो थीटा से ही रोटेट होगा ना फिर। डिफरेंट एंगल से कैसे रोटेट होगा वो? अरे अच्छा, सुनो, हाँ 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 ये हाँ ठीक है। समझा। तो हमने वहाँ पे 2θ ही क्यों लिए है? क्यों लिया है? मतलब हमने क्यों, मतलब 2θ ही क्यों? हम कोई थीटा भी तो कंसिडर कर सकते थे ऐसे ही पूरे एंगल का। करेक्ट है, कर सकते हो आप तो। θ/2 आपको लिखना पड़ेगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगे इसलिए मैंने 2θ लिया, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप थीटा भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, मतलब आपने ये जो एक्सप्लेन किया वो समझा, पर आप एक बार पूरा एक साथ एक्सप्लेन कर दोगे वापस? नहीं, ये मतलब ऐसे कैसे? ये क्यों मतलब एक साथ पूरा? आपको जो पॉइंट आपको कंफ्यूजिंग दिख रहा है, जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप वो बताइए ना, हम एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज देखो उंगली पकड़ के तो आप तो नहीं, कितने वो दिन चलोगे समझा मेरे साथ? मुझे। हाँ, तो कोई कंफ्यूजन आप बताओ ना कि कंफ्यूजन क्या है। कंफ्यूजन अगर शुरू से बिगनिंग से तो मैं पूरा ही बताऊंगा, कंफ्यूजन अगर किसी पॉइंट क्या है तो मैं वो बताऊं आपको। देखो मैं रियली नहीं, बताऊं मुझे नहीं है, मैं मुझे सुनो समझा, सुनो पर हाँ, मैं हाँ। सुनो बताऊं, मैं आपको दौड़ना सिखाता हूँ, है ना। और वो ऐसे कि सबसे पहले तो मैं आपके साथ दौड़ता हूँ और फिर आपको थोड़ा थोड़ा छोड़ते चलता हूँ कि अच्छा ठीक है अब अपने से थोड़ा स्टार्ट कर, ठीक है। तो आपको वो करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ही साथ अगर दौड़ते रहोगे ना तो फिर तो बेटा मैं ही दौड़ रहा हूँ, फिर आप कहाँ दौड़ रहे हो, ठीक है। जैसे मैं हाँ आपको सर। क्लास में ये बोलता हूँ कि देखो बेटा मैं आपके साथ सीखता हूँ, आपको पढ़ाता नहीं। आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूं आप नहीं पढ़ पाओगे। आपके साथ मैं हर एक पॉइंट को सीखता हूँ कि ऐसे होगा ये, ठीक है। तो आप उसी हाँ पे सर। चलो, जो आपको जहां कंफ्यूजन लग रहा है आप बोलो ना सर ये वाला थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सर मुझे और वो समझा, लेकिन इसका, हाँ सर आप बोले। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा है तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, हालांकि अभी रिकॉर्डिंग में भेज नहीं रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। उसके पीछे रीजन है कुछ, बोलो। अच्छा नोट करो, जल्दी इसमें नोट ना करो पहले। मुझे सर नोट हो गया, पर मुझे बस यही पूछना है कि हमने वो छोटा सा पार्ट क्यों कंसिडर किया है और उसका मतलब ऐसे थीटा 2θ कैसे आया, बस वो एक बार बता दो ना। देखो इस क्वेश्चन को करने का ये टेक्निक होता है, इसमें से छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक आप मानो कि ये टेक्निक है और ऐसा ही ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको करना है, ठीक। ओके सर, फिर वो थीटा हमने क्यों लिया है? मतलब हम पूरे एंगल का कोई थीटा भी तो ले सकते थे, जैसे पूरे कोई एंगल का मतलब? अरे आप ये बताओ ना, अच्छा थीटा यहाँ सुनो सुनो डैश, सुनो। तो हमने 2θ क्यों लिया? अरे बेटा तब तो अपना हम सत्यानाश करवा लेते ना,
यहाँ पे जैसे t cos थीटा इस तरफ और t cos थीटा इस तरफ दोनों अगर दिख रहा है और दोनों कैंसिल हो रहा है, तो क्या अगर आप थीटा डैश एक ले लेते तो क्या कैंसिल होता? नहीं होता ना फिर। नहीं। हाँ ठीक है, तो समझा। तो हाँ ठीक, इसलिए तो मैं आगे बढ़ूं बेटा? हाँ हाँ सर। चलिए, तो ठीक है, ये अपन लोगों का सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन का कंसेप्ट था। ठीक है, अब इसके बाद ही कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले। ठीक है ना, क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो देखिए, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है पहले वो सिखा दूं, देन वर्टिकल प्लेन का मोशन में अपन लोग आएंगे। किसी कर्व में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है थोड़ा सीखते हैं अपन लोग। ठीक है, तो देखिए, जैसे एक मान लीजिए कि एक कोई कर्व है ऐसा करके, है ना, ये अपन लोग बोलेंगे कि दरअसल ये कोई भी जो कर्व होता है, अगर उसका आप छोटा सा स्मॉल सेगमेंट लीजिए, मान लीजिए मैं अगर इतना सेगमेंट ले लूं, तो आपको ये किसी एक सर्किल का मतलब पार्ट लगेगा। ये जैसे देखिए कि यहाँ पे मैं एक सर्किल बना सकता हूँ ऐसा। ठीक है ना, आप कहोगे कि ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये इस वाले सर्किल का पार्ट होगा। ठीक ना, अगर मैं यहाँ पे कोई एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करूं, तो आप कहोगे कि यहाँ पे ये कर्व जो होगा, ये छोटा सा जो पार्ट होगा, कोई शायद इस सर्किल का पार्ट दिख रहा है आपको, ऐसा होगा ना। और अगर मैं यहाँ पे कहूंगा तो आप कहोगे कि ये किसी एक बड़े सर्किल का पार्ट दिख रहा है ना, ऐसा शायद एक सर्किल होगा जिसका रेडियस ज्यादा होगा, उसका ये पोर्शन दिख रहा है। ठीक, तो अपन लोग बोलेंगे कि जो भी यहाँ पे सर्किल फॉर्म हो रहा है उस सर्किल का जो रेडियस होगा, ठीक है ना, वही इस पॉइंट पे या इस सेक्शन के या फिर इस पार्ट के का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। बात क्लियर है? यहाँ पे जो भी सर्किल दिख रहा है ये यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हो, और जो यहाँ पे रेडियस दिख रहा है आपको वो इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो। ठीक है, क्या क्लियर है? सर आपने बोला कि जो रेडियस है, फिर वो रेडियस क्या? हाँ, जो यहाँ पे जिस सर्किल का ये पार्ट दिख रहा है, जैसे देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे R3 रेडियस ना, मतलब जो सर्किल है, तो जो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इसका, इस पॉइंट पे आप कहोगे कि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर R3 होगा। ठीक है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा और इस पॉइंट के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? R1 होगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे बोला जाएगा, आप वहां का एक छोटा सा सेक्शन ले लेना। ठीक है, और आप ये देखोगे कि वो सेक्शन किसी एक सर्किल का पार्ट आपको दिखेगा, सर्किल का जो रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व होगा। ओके, पर सर हमें ये देखकर क्या मिल रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर? हाँ, इससे अभी हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले तो आपने ये सीखा कि यहाँ पे जो सर्किल फॉर्म हो रहा है उसका रेडियस इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इतनी बात अभी क्लियर आपको? हाँ सर। अगर मान लीजिए इस कर्व पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता, जो भी कर्व मैंने बनाया है इस कर्व पे अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा होता, ठीक है, मैं कहता शायद यहाँ की वेलोसिटी v1 है सपोज। ठीक है, और अगर मेरे को यहाँ पे एक्सेलरेशन पता होता, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन या आप इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बुला सकते हो, तो मैं R1 को रिलेट ऐसे कर सकता कि an1 इक्वल टू v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1, ऐसे रिलेट हो जाता ना ये। हाँ। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 चाहिए तो आप कहोगे v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई नॉर्मल एक्सेलरेशन एट 1। करेक्ट है? तो एक मेरे पास जनरल फॉर्मूला हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये होगा वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है, तो जरा इसको नोट करिए। हो गया सर। ठीक है, अच्छा
अब जरा इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं कि एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसमें कौन से क्वेश्चन होंगे जो डील होंगे। देखिए मान लीजिए अपन का एक प्रोजेक्टाइल है कोई, ठीक है, और इसको आपने यू स्पीड से थ्रो कर दिया एट एन एंगल थीटा, ठीक। तो ये भी तो एक कोई कर्व है ना, आखिर जो पैराबोला ये बनता है ये भी एक कर्व ही तो है, ठीक है। तो अपन को रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए बताना है, एट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट बी बताना है, ठीक है। इन दो पॉइंट पे अपन को रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है इस कर्व का, ठीक है। जरा क्वेश्चन लिख लीजिए। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with u at an angle with u at an angle theta with horizontal find radius of curvature at A and at B, ठीक है। चलिए ड्रॉ कर दिया मैं फिर से। तो ये अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक। पहले मेरे को देखिए फिर नोट करिएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब पार्टिकल थ्रो किया गया तो अपन को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए देखना क्या क्या है। एक तो वेलोसिटी देखनी है। तो जैसा अगर मैं ए पॉइंट की बात करूंगा तो देखो वेलोसिटी इसका अभी होगा क्या, आप कहोगे यू, इसी से तो थ्रो ही किया गया। नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल का मतलब जो भी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, इस तरफ का जो एक्सेलरेशन होगा इसी को अपन नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक। अब अपन लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा था, तो आप कहोगे ग्रेविटी, ठीक है। जी एक्ट कर रहा था किधर, डाउनवर्ड। अच्छा आप जरा देखो, अगर इस एंगल को मैंने थीटा बुलाया है तो इसको 90 माइनस थीटा बुलाऊंगा और इसको वापस क्या बुलाऊंगा मैं, थीटा, ठीक है। तो जी का जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा वो जी कॉस थीटा आ जाएगा, करेक्ट है, बताइए। हाँ सर। इस जी का जो इधर कंपोनेंट दिख रहा अपन को जी कॉस थीटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए, आप कहोगे वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एन, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। क्लियर है बेटा? हाँ सर। अच्छा ठीक है। अब फिर जरा देखिए, आपको बी पॉइंट पे निकालना है। मैं कहूंगा यहाँ की वेलोसिटी देखो, आप कहोगे वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ होती है सिर्फ यू कॉस थीटा। नॉर्मल एक्सेलरेशन आप कहोगे यहाँ पे ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर खुद ही हो गए ना। तो बी पॉइंट का एक्सेल रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा आप कहोगे यू कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी होगा, दैट मींस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी ओनली। क्लियर है? जो अगर दो कंपोनेंट्स थे वेलोसिटी के तो हम सिर्फ एक्सेलरेशन के जो परपेंडिकुलर है वही लेंगे ना? नहीं, देखिए इसमें आप ध्यान रखिएगा, नेट वेलोसिटी जिस भी डायरेक्शन में होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आपको चाहिए होगा। ओके ठीक है, हाँ। नोट कर लीजिए और बताइए मेरे को फिर। हो गया सर। हाँ सर, नोट हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, आप कर लोगे क्या यहाँ पे? हाँ सर। मान लीजिए अपन को यहाँ पे एक पॉइंट सी डिफाइन करना है, ठीक है।
इस पॉइंट सी की प्रॉपर्टी ये है कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो एंगल थीटा बाई 2 फॉर्म कर रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट सी कैलकुलेट करना है। पॉइंट सी थीटा बाई 2 एंगल है रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट सी पे जब पार्टिकल जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसकी वेलोसिटी थीटा बाई 2 एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, ओके, हाँ। तो आपको बताना है सी पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। सर मतलब ये तो काफी लाइक बड़ा आ रहा है, u cos थीटा प्लस v sin थीटा बाय 2 होल स्क्वायर बाय g cos थीटा बाय 2। नहीं बेटा, तुमने जानबूझ के बड़ा बना दिया है, वो उतना बड़ा नहीं है, प्लस वस नहीं आएगा, सिंपल है थोड़ा सा, कुछ तो तुमने मेरा हम्म, तो मेरा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय g cos थीटा बाय 2। तो इसमें कुछ तो कैंसिल हो रहा है, फिर तो कुछ कैंसिल करा दो। जैसे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 तुमने बोला है, फिर डिनोमिनेटर में भी cos थीटा बाई 2 बोला है, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा ना। लेकिन कैलकुलेशन तुमने थोड़ी रॉन्ग कर दिया, मेरे को ऐसा लगता है। जो तुम डिनोमिनेटर में बता रही हो ना, वो बेसिकली न्यूमरेटर में जाके मेरे को लगता है मल्टीप्लाई होने वाला है वो। ठीक है, थोड़ा सा उसको ठीक ठीक करो। क्या मैं करूं? यस सर। चलिए देखिए, बेसिकली मैंने सी पॉइंट को बोला कि इस पॉइंट पे जब पार्टिकल जाएगा तो मान लीजिए वेलोसिटी यहाँ की v है, मान लीजिए, आप नहीं पता थी वो v मान लीजिए, एंगल कितना है ये थीटा बाई 2। मैं कहूंगा एक्चुअली में इनिशियल वेलोसिटी u और थीटा से अगर आप थ्रो करते हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा होती है, और वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है, मतलब v cos थीटा बाई 2 बेसिकली u cos थीटा होगा। बताइए, इतनी बात क्लियर आपको? ठीक है, अच्छा, तो v निकल गया, मतलब नेट वेलोसिटी आपके पास आ गई u cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2। ठीक है, इस पॉइंट की वेलोसिटी अपन के पास आ गई। दूसरा काम नहीं समझ आया। हाँ बेटा, नहीं समझ आया क्यों? नहीं, मतलब आपने क्या किया यहाँ पर? आप ये बताओ ना, ये नेट वेलोसिटी v है इस मोमेंट की, ठीक है, हाँ। एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है थीटा बाई 2। हाँ। तो क्या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा बाई 2 आप लिख सकते हो? हाँ। अच्छा, और ये बताओ, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज तो होती नहीं। ओ अच्छा, आपने बस इक्वेट किया। अच्छा, हाँ इक्वेट कर दिया, हाँ हाँ हाँ, समझ ठीक आ है। गया। अच्छा, अब ये तो वेलोसिटी निकल गई, अब एक्सेलरेशन अपन को चाहिए नॉर्मल वाला, मतलब इस तरफ वाला। अपन लोग बोलेंगे इसको देखा जाए ऐसे कि ये थीटा बाई 2 है तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, और वापस ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। जी डाउनवर्ड होता है, इसका जो इधर वाला an होगा वो g cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। करेक्ट है क्या? हाँ सर।
हाँ हो सर गया क्वेश्चन हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट सी, v square divided by an, v that means u cos theta by cos theta by 2, ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय g cos theta by 2। तो आपके पास आ गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g cos क्यूब थीटा बाय 2, यही है। कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं वैसे। नहीं है बेटा? नहीं सर, बस नोट कर रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है। हाँ सर, हो गया है। चलिए ठीक है, तो ये तो कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बेस्ड, वो हो गए। कभी जानते हो इसमें क्वेश्चन रहता है, आपको कोई एक्सप्रेशन दे देगा, बोलेगा कि फंक्शन है, आप यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करो, मतलब समथिंग y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दे देगा आपको, ठीक है ना, और बोलेगा कि ऐसा कोई कर्व है, इस कर्व में आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ कि क्या आएगा। ठीक, तो अब जरा देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, वो मैं बताता हूँ। 1 प्लस dy बाई डी एक्स, ठीक है, होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके। ध्यान रखना, 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। हाँ सर, ओके, नोट हो ये गया। मतलब ऐसा है कि आप कहीं भी यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले का, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले फॉर्मूले का, मतलब प्रोजेक्टाइल का है तब भी कर सकते हो, बशर्ते आपको प्रोजेक्टाइल की जो बताया था ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको पता है ना इसमें, ठीक है, तो आप इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग मतलब लंबा पड़ेगा, लेंदी पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बेसिकली जैसा मैंने सिखाया समझाया वैसे चलो, और कभी एक्सप्रेशन का क्वेश्चन आ जाए, कोई एक्सप्रेशन दे दिया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे दी, उसके लिए आप इसका यूज करना, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से उसकी क्वांटिटीज कैलकुलेट करना और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना वो लेंदी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना होगा तो वो काफी कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, करिए जरा। जैसे मान लीजिए अ पार्टिकल is moving on a curve y equal to x square. Find equation of बल्कि इक्वेशन नहीं बेटा, find radius of curvature at origin, है ना, at x equal to 0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो निकालेंगे आप, करिए। तो देखो अब मैं कर देता हूँ, वैसे अब पता नहीं आप कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं इसमें। 1/2 तो 1 1 मिनट, 1/2, हाँ
आप क्या करिए, 2 dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स, लेकिन कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे, कितना आ गया, 2 आ गया। फिर अपन को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा। अपन लोग बोलेंगे इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में रखिए इसको। तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 पे 0 है यार, हाँ 0 0, हाँ ठीक है, 0 स्क्वायर करेंगे आप, वो तो 0 ही है, पावर 3/2 कर लेना होगा, डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2। तो आपका आंसर 1/2। ठीक है, तो कंप्लीट, ये मतलब बस इतना है, इतने से आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे बन जाएंगे। अब अपन लोग जरा सीखते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल इन वर्टिकल प्लेन या फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये केस नंबर 2 है। अब पता नहीं A लिखा था, B लिखा था, या जो भी लिखा था देख लेना, ये केस नंबर 2 है। लिखिएगा इसमें सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। तो हमने बैंकिंग नहीं किया है ना? बैंकिंग बेटा इसके बाद करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, तो जरा देखो इसमें, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस वाले कंसेप्ट से बहुत क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और अच्छे भी होते हैं, मतलब कैलकुलेशन भी अच्छी खासी रहती है उसमें, तो अच्छे से सीखिएगा। इसमें का जो पहला आपका रहेगा केस, वो रहेगा मोशन ऑफ स्ट्रिंग मास सिस्टम, है ना। तो मान लीजिए अपने पास एक कोई स्ट्रिंग है, इधर से टाइड है ये, और यहाँ पे एक मास आपने हैंग करा दिया। अब इसका मोशन अपन लोग देखेंगे, इसके मोशन की स्टडी करेंगे, ठीक है। ये शायद ऐसे जाएगा लौटेगा, इधर जाएगा लौटेगा, समथिंग कुछ इस तरीके से, ठीक। मे भी पॉसिबल ये ऊपर भी जा सकता है ना, तो देखा जाएगा। इसमें मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से अपन लोग डायनेमिक्स की इक्वेशन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग मास सिस्टम में मास सबसे नीचे है यहाँ पे, और इसके पास वेलोसिटी है v1, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ है l। अपन को यहाँ पे टेंशन बताना होता है कि भाई यहाँ का टेंशन T1 अगर है तो वो कैसे आप लिखोगे, कितना लिखोगे, ठीक है। तो जरा देखिए इसके लिए अपन लोग क्या लिखेंगे, FBD बनाएंगे इस मास का। तो FBD में देखिए एक टेंशन अपवर्ड दिख रहा है, दूसरा आपको दिखेगा mg डाउनवर्ड, और आप कहोगे क्योंकि वेलोसिटी v1 है तो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, इसकी वैल्यू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई l होगी। क्या इतनी बात करेक्ट है क्या? यस सर। और अपन ये लोग लिखेंगे नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर इक्वल टू MAC, है ना, वही न्यूटन सेकेंड लॉ। तो नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर T1 माइनस mg बनेगा इधर, और इक्वल टू mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई l होगा। क्या ये करेक्ट है? अपन को Yes, T1 sir. कैलकुलेट करना है, T1 कैलकुलेट sir. करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ओके सर। मान लीजिए कोई पार्टिकल है ना, जो कि स्ट्रिंग से कनेक्ट टाइड है, कुछ इस पोजीशन में आपको दिख रहा है। यहाँ की वेलोसिटी को मैं v2 बोल देता हूँ, एंगल सपोज ये θ2 है, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर टेंशन T2 हो तो इस T2 को आप कैसे लिखिएगा, है ना, क्या यहाँ डायनामिक्स की इक्वेशन होगी। तो अपन लोग ये बोलेंगे कि देखो mg तो डाउनवर्ड है ना, mg डाउनवर्ड होगा,
और अगर ये वाला एंगल θ2 है तो इस तरफ भी एंगल θ2 दिखेगा आपको, और mg का जो कंपोनेंट होगा वो इस तरफ आएगा mg cos θ2। ठीक, नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर अगर आप अब देखोगे तो आप बोलोगे T2 माइनस mg cos θ2 इक्वल टू mv2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ l। करेक्ट है क्या? बोलो बेटा। यस सर। नोट करिए इसको। ओके सर। अगर मान लीजिए एक और ओरिएंटेशन में यहाँ पे ले लूं कि आपका मास कुछ हॉरिजेंटली, मतलब स्ट्रिंग हॉरिजेंटल हो चुकी है, वेलोसिटी वहां यहाँ पे v3 है, ठीक है, तो जो आप यहाँ पे सर्कुलर मोशन की इक्वेशन दैट मींस न्यूटन सेकंड लॉ लिखोगे वो क्या लिखोगे? अपन लोग बोलेंगे mg तो डाउनवर्ड है, इसका कोई भी कंपोनेंट नाइदर सेंटर की तरफ है और ना ही बाहर की साइड है, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे T3 इक्वल टू mv3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, ठीक है। हाँ सर। नोट करिए इसको भी। हाँ सर, नोट हो गया। अगर मान लीजिए पार्टिकल इस ओरिएंटेशन में, स्ट्रिंग इस ओरिएंटेशन में पहुंच गई, ठीक है, और वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ अब कोई भी एंगल दिया जा सकता है। मान लीजिए मैं इस तरफ दे देता हूं θ4 है, वेलोसिटी यहाँ पे v4 है। सर्कुलर मोशन की क्या इक्वेशन, कैसे लिखोगे आप? तो कहोगे mg तो डाउनवर्ड होगा, अगर ये θ4 है तो ये भी आपका एंगल होगा θ4, और टेंशन टूवर्ड सेंटर यहाँ पे होगा ही स्ट्रिंग का, ठीक है, और जो mg है इसका भी कंपोनेंट इस साइड आ जाएगा, तो T4 और mg का कंपोनेंट mg cos θ4 ये दोनों होंगे। अपन को लिखना पड़ेगा T4 प्लस mg cos θ4 इक्वल टू mv4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई l, ठीक है। हाँ सर। ओके, लास्ट ओरिएंटेशन, अगर मान लीजिए स्ट्रिंग वर्टिकल हो गई, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी v5 है, ठीक है, टेंशन T5 डाउनवर्ड होगा, सपोज mg भी डाउनवर्ड होगा, तो अपन लोग सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? T5 प्लस mg इक्वल टू mv5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। नोट हो गया बेटा? हाँ सर। चलिए ठीक बात है। अच्छा, एक थोड़ी सी और चीज मैं बताऊं, इस ओरिएंटेशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, करेक्ट है, ठीक ना। टेंजेंशियल ना तो फोर्स है और ना ही एक्सेलरेशन होगा, ये बात आपको समझ आ रही है? देखिए एक्चुअली में T1 क्या है, तो ये टूवर्ड सेंटर है और mg अवे फ्रॉम सेंटर है, ठीक, लेकिन जो टेंजेंट की डायरेक्शन इसमें किस तरफ होगी? आप कहोगे जिस डायरेक्शन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो आप कहोगे टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, टेंजेंशियल फोर्स नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, करेक्ट? करेक्ट है बेटा? हाँ। सेकेंड ओरिएंटेशन, इसमें अपन बोलेंगे ठीक है सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इतना दिख रहा है आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है, इसमें टेंजेंशियल फोर्स भी है, देखो इस तरफ है, क्या है वो? mg sin थीटा, समझे? यही है आपका टेंजेंशियल फोर्स, और इस ओरिएंटेशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी v2 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, करेक्ट है बेटा?
सो आपने हाँ क्या बोला, मतलब mg sin थीटा है तो v2 AT भी होगा, V2 हाँ के अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अच्छा हाँ करेक्ट। ओके हाँ ठीक, इस ओरिएंटेशन में वेलोसिटी v3 की अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स mg है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन g होगा। करेक्ट। हाँ हाँ सर इस केस में भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि mg का जो इधर वाला कंपोनेंट आने वाला है mg sin थीटा 4, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल फोर्स होगा v4 के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन का एक्सेलरेशन भी है। करेक्ट। हाँ इस केस में कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, तो कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है। हाँ सर ठीक, देखो इसमें एक छोटा सा एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था, है ना, मैं बताता हूँ। इसमें बोला गया कि कोई स्ट्रिंग मास सिस्टम है, ये वर्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा है, तो आप जरा बताओ इसमें जो ये पार्टिकल अगर इस ओरिएंटेशन में है, इसके पास समथिंग कोई वेलोसिटी है, तो आप बताओ इसमें नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, उसमें कई सारे आंसर दे दिए गए थे, आपसे पूछा था कि आप बताइए जरा नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैं कुछ डायरेक्शन इसमें मेंशन कर रहा हूँ, आप जरा बताना कि वो करेक्ट है क्या। जैसे मान लो कि बोल दिया गया कि इस डायरेक्शन में है ए, नेट जो ए है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, फिर बोला गया जो स्ट्रिंग थी उसके अलोंग है, ये स्ट्रिंग का परपेंडिकुलर था पहला। फिर बोला गया कि शायद हॉरिजॉन्टल हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक ऑप्शन था जिसमें वर्टिकल हो सकता है, मतलब मे भी ऑप्शन भी ऐसे ना भी रहे हूं तब भी, लेकिन उसमें से एक करेक्ट तो तो अपन कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल होगा फिर थर्ड ऑप्शन। हाँ सर हॉरिजॉन्टल हाँ, ये करेक्ट आंसर है, मतलब हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या अगर मैं एकदम करेक्ट बोलूं, इसको एकदम करेक्ट बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि दरअसल इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के मिड में कहीं हो हाँ सकता है। हाँ ठीक है ना, हाँ मतलब वो हॉरिजॉन्टल हो नहीं हो एक डिफरेंट बात है, लेकिन इन दोनों के ही मिड में एक नेट एक्सेलरेशन होगा। ये हाँ क्लियर है। हाँ तो यस इसमें सर। अगर मेरे को आंसर देना होगा तो मैं कहूंगा आंसर सी है मेरा, और ये बेसिकली जी नहीं है बेटा, ये ए है, गलती से मैंने जी लिख दिया था। ठीक है, ए सी इधर होगा, ए टी इस तरफ होगा, ए नेट ठीक मतलब इनके बीच में होगा। चलिए, नोट कर लिया इसको। हाँ अब जरा देखो, अब इसका मोशन को अब स्टडी धीरे धीरे करते हैं। दरअसल क्या होता है, अगर स्ट्रिंग मास सिस्टम हो और वर्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा हो, ठीक है, आप अगर इसको थोड़ी सी वेलोसिटी दे दो तो पॉसिबल ये है कि शायद ये यहाँ तक जाएगा, फिर वापस लौट आएगा, ऐसा करके फिर दूसरी साइड जाएगा, वापस लौट आएगा। ठीक ना, तो अगर आप u बहुत छोटा सा रख रहे हो तो ऐसा होगा, थोड़ा u की वैल्यू बढ़ा दो तो क्या होगा, थोड़ा और ऊपर तक जाएगा, फिर ऊपर जाके वापस लौट जाएगा, इधर पहुंचेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी जहां तक पहुंचेगा, फिर वापस हो जाएगा यहाँ से। करेक्ट है ना, इधर उतनी हाइट तक फिर से जाएगा, वापस हो जाएगा। ऐसे करते करते वेलोसिटी आप बढ़ाते जाओ, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये हॉरिजॉन्टल तक स्ट्रिंग जाएगी। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल तक स्ट्रिंग जाएगी और पार्टिकल मतलब इधर पहुंचेगा, इधर वेलोसिटी जीरो होगी और फिर वापस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जो मोशन होता है इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। बात क्लियर है, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन बोलेंगे। तो इसमें केस 1 अपन लोग लिखते हैं, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। तो ऑसिलेशन हो रहा है इसमें कि मतलब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल तक, मतलब स्ट्रिंग जो है हॉरिजॉन्टल तक मैक्सिमम गई और फिर वापस आ गई, अपन लोग इसको हॉरिजॉन्टल मतलब ऑसिलेशन बुलाएंगे।
अब ऑसिलेशन के लिए मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, ये अपन को मान लीजिए कैलकुलेट करना है। ऑसिलेशन के लिए मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, जरा निकालते हैं। ठीक है, तो जरा देखो कि मैं ये कह रहा हूं कि स्ट्रिंग मेरी हॉरिजॉन्टल होएगी, बस इतना, और यहाँ पे जाके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अपन को लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैं कहूंगा अगर ये कैलकुलेट करना, आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो या फिर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। ठीक है ना, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे, तो रेफरेंस डेटम मैं बोलूंगा यही मान लीजिए। ठीक है, और ये पोजीशन 1 है और इसको पोजीशन 2 मान लीजिए। मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 1 इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 2 आप लिख सकते हैं ऐसे केस में। बताओ भाई, क्योंकि टेंशन यहाँ पे जो है वर्क डन तो करता नहीं है, और जो भी फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव है, mg जो है वो कंजर्वेटिव है, और कोई फोर्स है नहीं, तो फिर मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हो सकता है। अब मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 1 आप कहोगे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है हाफ mu² की, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, 0 हो गया। मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 2 आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी नहीं है और पोटेंशियल एनर्जी है mgl की। करेक्ट ना, u की वैल्यू अपन के पास आ गई √2gl। ठीक, तो मैं कहूंगा फॉर ऑसिलेशन u जो होना चाहिए वो फ्रॉम 0 टू √2gl होना चाहिए। ये बात समझ आई? यस सर। अगर u इनके बीच में है, 0 से लेके √2gl के बीच में, तो अपना पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा। सर, आपने अभी बोला कि टेंशन does not do any work here. Could you just explain that statement? Because tension is always perpendicular to the displacement, है ना। आप ऐसा समझो ना कि हर समय वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना टेंशन, हाँ। तो वो तो कोई वर्क डन करेगा नहीं। तो अगर वर्क डन नहीं करेगा तो अपन लोग बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है, कंजर्व करा दिया एनर्जी। ओके सर, समझ आपको। ठीक है, नोट कर लिया बेटा? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें थोड़े से कुछ एग्जांपल अपन लोग देखते हैं कि जब ऑसिलेशन हो रहा होता है कुछ टेंशन वगैरह जरा कैलकुलेट करा जाए अपन लोग, कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये बोला कि स्ट्रिंग को आपने क्या किया, यहां से आपने रिलीज कर दिया। जब रिलीज आप करोगे तो कैसे जाएगा, ये नीचे जाएगा, इधर ऐसे करके गुजरेगा यहाँ से। तो जब पोजीशन ए पे पहुंचेगा तो अपन लोगों को बताना है कि भाई टीए उस टाइम पे टेंशन क्या होगा। ठीक है, कोई एक दूसरी पोजीशन इस तरफ और मैं ले लेता हूँ, डी पोजीशन, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ मान लीजिए वर्टिकल के साथ 37 डिग्री पे ये होगा। तो आपको बताना है कि यहाँ का टेंशन अगर टीबी है तो इस टीबी की क्या वैल्यू है। दैट मीन्स अपन को टीए एंड टीबी कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए? हाँ सर। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। सबसे पहला काम अपन को ए पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, बी पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, तभी अपना काम आगे बढ़ेगा, टेंशन कैलकुलेट हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं ए की बात करता हूं। तो मान लीजिए कि स्ट्रिंग यहां थी, आपने ऐसे छोड़ा और पार्टिकल अभी सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे गया और यहाँ की वेलोसिटी वी है सपोज। ठीक, कैसे वेलोसिटी निकलेगी बेटा, आप कहोगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, रेफरेंस डेटा इसी को बोलिए। ठीक है, तो इनिशियली मतलब ये पोजीशन पे सिर्फ है क्या, काइनेटिक एनर्जी ना, पोटेंशियल एनर्जी ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी है कितनी, mgl, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ l है। काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इक्वल टू इस पोजीशन पे आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mva² होगा। तो va की वैल्यू आ गई आपके पास कितना, √2gl। ठीक है, अब अपन को इस पोजीशन का टेंशन देखना था, तो आप कहोगे टेंशन होगा टुवर्ड्स सेंटर और mg होगा अवे फ्रॉम सेंटर। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर TA माइनस mg इक्वल टू mva² डिवाइडेड बाय l, ये लिखना होगा। बताओ बेटा। हाँ सर। अभी आपने इसको सीखा है। तो TA माइनस mg इक्वल टू mva², आप करोगे तो ये 2gl आ गया डिवाइडेड बाय l, l से l कैंसिल हुआ, आपके पास आ गया TA इक्वल टू
2 mg राइट साइड में और mg लेफ्ट साइड का जाके 3 mg बना देगा। क्या ये करेक्ट है बेटा? तो मतलब हम जो भी पोजीशन ले, हमें वेलोसिटी तो सिर्फ √2gl आएगा ना हमेशा? हमेशा As in, अगर हम ऑसिलेशन का केस ले रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन हमें √2gl ही आने वाला है ना? अरे बेटा बेटा ऐसे कैसे, मतलब बी पोजीशन पे थोड़ी आएगा √2gl, वहां तो वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी। मतलब जब हम कुछ रिलीज करते हैं, तो पहले केस में और यहाँ अरे भी तो सुनो 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 सुनो, एक्चुअली में लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अपन लोगों ने निकाली ना। अब किसी डिफरेंट पोजीशन की वेलोसिटी जब निकालोगी तो यही थोड़ी आएगा, वेलोसिटी तो डिफरेंट होगा ना, थोड़ी कम वेलोसिटी होगी। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी है। हाँ, ओके, गॉट इट। तो हो गया। नोट कर लिया आप सारे लोगों ने? अच्छा फिर जरा देखो, जो दूसरी पोजीशन मैंने दी है वो पोजीशन थी कितने पे, तो वर्टिकल के साथ 37 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए यहाँ पे, ठीक। इनिशियली पार्टिकल कहाँ है, आप कहोगे इधर था। अब कितना नीचे आया होगा ये अपन को देखना है। रेफरेंस डेटम आप इसी को बुला दीजिए, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे ये अगर L है तो ये L cos थीटा होगा, L cos 37 होगा। आई होप आप लोग कंफर्टेबल हैं इस चीज के लिए, है ना? सो यस सर। बताओ। हाँ सर है। अब यहाँ पे वेलोसिटी vb है, ऐसा बोल दीजिए। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फिर से होगा, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में पहले काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mg L cos 37 हुआ, इक्वल टू इधर वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ mvb² होगा, और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो अपन के पास mvb² आ गया, है ना? आप mvb² ही निकालो, vb मत निकालो, ठीक है? क्योंकि आप देख रहे हो इधर जब मेरे को रखना होगा तो कहीं न कहीं mv² ही रखना होगा, तो mvb² निकाल दो। तो आप कहोगे 2mg L और cos 37 क्या होता है, 4/5। तो आपके पास आ गया 8mgl/5 mvb²। अच्छा अभी टेंशन आपको देखना है तो आप कहोगे TB इस तरफ होगा, mg था डाउनवर्ड लेकिन mg का कंपोनेंट आएगा तो वो 37 वाला आएगा, mg cos 37, ठीक है। तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर TB माइनस mg cos 37 इक्वल टू mvb² डिवाइडेड बाई L। वैल्यू सारी रख लीजिए, TB माइनस mg cos 37 4/5 इक्वल टू mvb² की वैल्यू सीधा मैं लिख रहा हूँ 8mgl डिवाइडेड बाई 5 इंटू L कैंसिल, ठीक है। तो TB की वैल्यू आ गई आपके पास mg 8/5 प्लस 4/5, ठीक है, 12/5 mg। क्या करेक्ट है बेटा? सो आपने जो अभी लेंथ बोला मुझे समझ आ गया कि L cos 37 है, पर क्या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब कांस्टेंट मतलब सेम ही होगा ना? इट्स ऑलमोस्ट लाइक द रेडियस ऑफ अ सर्कल, राइट? हाँ और क्या, स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वही तो रेडियस होगा ना। तो फिर हम यहाँ L cos 37 क्यों ले रहे हैं? मतलब अरे उसका भी L ही होना चाहिए ना? ऐसा, अभी बताओ यहाँ पे स्ट्रिंग कहाँ, इधर होगी ना, मतलब बॉब यहाँ होगा ना, मास यहाँ होगा। ओके ओके ओके, मैंने सोचा वो, ओके हाँ, अंडरस्टैंड। ठीक है। क्या आप लोगों को क्लियर है बेटा? हाँ यस सर। ठीक है। कोई वेटिंग रूम में है क्या? नहीं, चलिए ठीक है।
आज एक मेरा दोस्त नहीं आया भाई। ओम। चलो मान लो अपने पार्टिकल को अपन लोगों ने वर्टिकल के साथ 60 डिग्री के एंगल पे इधर से रिलीज कर दिया। ठीक है, रिलीज किया है मैंने, ये आपको क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, मतलब ये फाइनली ऐसे स्ट्रिंग हो रही होगी। यहाँ u इक्वल टू 0 है। आपको इधर का टेंशन T1 बताना है, और जब सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचा होगा तो यहाँ का टेंशन T2 बताना है। स्ट्रिंग की लेंथ L गिवन है। क्या आप निकाल सकते हो T1 T2? ट्राई कर सकते हैं। करिए। सो मुझे v/√2gl माइनस l cos थीटा आ रहा है। तो वैल्यू रखो। ओ हाँ, थीटा दिया है। सो g को 10 ले क्या? नहीं नहीं, जी के फॉर्म में छोड़ो ना आप। ओके जी को जी रहने दो, बस 60 डिग्री की वैल्यू रखो, cos 60 sin 60 बस। हाँ, तो सिर्फ gl आएगा। करेक्ट है। सो मुझे T2 mg² प्लस mg आ रहा है, mgl। अरे बेटा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन सही रखो ना अपना। तुम मेरे को लगता है स्टेप सब लिख रही हो, लेकिन कैलकुलेशन तुमने बंटाधार कर दिया है बस। ठीक है। हाँ, 1 मिनट फिर से देखती हूँ। हाँ। और आप लोग बताओ बेटा, T2 क्या आ रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन कराओ, वेलोसिटी निकालो, और फिर जैसा इक्वेशन मैंने लिखना सिखाया आपको सर्कुलर मोशन की, यूज करिए। टेंशन T2 बताइए। 3 mg आ रहा है। T2 3 mg नहीं आएगा बच्चा। और से टेंशन इन T1 जो है वो 3/2 mg आ रहा है। नहीं, T1 mg/2 है। करेक्ट है। T1 mg/2, T2 So T2 2 mg है क्या? करेक्ट है। T2 2 mg है। तो T1 mg/2 और T2 2 mg। करेक्ट, ये दोनों ही आंसर करेक्ट है। जैसे देखो, फ्रॉम बिगिनिंग अगर अपन लोग देखेंगे, मतलब यहाँ पे mg डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अपन लोग बोलेंगे ये वाला एंगल 60 है तो ये भी 60 ही होगा। mg का कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग आप देखोगे तो वो इस तरफ आ जाएगा, mg cos 60। वेलोसिटी 0 है, लेकिन तब भी अपन लोग अगर सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखना चाहते तो लिखते T1 माइनस mg cos 60 इक्वल टू mv² बाई r, लेकिन 0 हो चुका।
है ना, छोड़िए ये u0 है, छोड़ दीजिए। t1 की वैल्यू आ गई mg cos 60, क्या वैल्यू हुई mg इंटू 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2, तो mg/2 हो गया आपका टेंशन t1। ठीक है, अब अपन को क्या करना था, कैलकुलेट करना था कि यहाँ की वेलोसिटी क्या है। ठीक है, अपन लोग बोलेंगे कि ये वाली लेंथ l cos 60 होगा और ये वाली लेंथ l माइनस l cos 60 होगा। इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन अगर ये है, रेफरेंस डेटम इसी को बोलिए आप। और फिर आप बोलिएगा इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी 0 है, बट पोटेंशियल एनर्जी mg l माइनस l cos 60 और फाइनल काइनेटिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। l cos 60 आपको l/2 पता चलता है, तो l माइनस l/2 l/2 ही हो गया। mg l/2 इक्वल टू आपके पास हाफ mv² आया, हाफ से हाफ दोनों साइड कैंसिल ही कर दीजिए, mv² की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ जाएगा mgl। ये जानबूझ के मैं इस वजह से निकाल रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी ठीक बात आप निकाल लोगे वो, है ना, लेकिन जरूरत आपको mv²/r की पड़ती है आखिरी में, तो ठीक है mv² की वैल्यू अपन के पास है। अब आप कहोगे T2 टूवर्ड सेंटर, mg किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम सेंटर, तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर होगा T2 माइनस mg इक्वल टू mv²/l, रखिए वैल्यू T2 माइनस mg इक्वल टू m, अच्छा हाँ gl, है ना, mv² की वैल्यू क्या थी mgl डिवाइडेड बाई l, l कैंसिल कराइए और mg जो लेफ्ट साइड है राइट साइड जाएगा, ऐड होगा, T2 इक्वल टू 2mg आ जाएगा। ये आंसर आप लोगों का। अभी बताइए कोई कंफ्यूजन है किसी को, तो नहीं है तो अच्छी बात है। नहीं है सर। ठीक है, वेरी गुड। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा अभी तक का जो भी सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन का है। इसके बाद अभी कंसेप्ट कई सारे हैं इसमें, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो बुकलेट से कौन कौन से क्वेश्चन हो पाएंगे अभी के लिए? अब बेटा तुम लोगों को ये समझाने की जरूरत थोड़ी है। नहीं मतलब अच्छा ओके, टॉपिक से देखिए, हाँ टॉपिक से आप देखो, अभी वर्टिकल मोशन चल रहा है, वर्टिकल मोशन में स्ट्रिंग मास सिस्टम चल रहा है और अभी उसमें ऑसिलेशन हुआ है, आप ऑसिलेशन से जैसे ही बाहर निकलेगा आप समझ जाओगे, है ना, कि भाई ये तो बाहर जा रहा है, तो डिसाइड कर लेना देख के। ठीक है, ठीक है, तो चलिए फिर, ठीक है, किसी को डाउट वाउट हो तो एक आध दो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। और थोड़ी और मेहनत करिए आप लोग, है ना, थोड़ा और मतलब एकदम शांत नहीं बैठिए, क्वेश्चन करते रहिए, है ना, पूछते रहिए, है ना। मैं आपको एक और चीज बताऊं, देखिए क्या है ना, क्वेश्चन आप जो अपने तक ही सीमित रखते हैं, मतलब आप डिस्कस नहीं करते, तो इसका मतलब आपकी बहुत सारी ऐसी गलतियां भी होती हैं जो आपके पास रह जाती हैं। वो गलतियों को भी बाहर निकालने के लिए आपको पूछना तो पड़ेगा, आप पूछेंगे नहीं तो वो नहीं निकलेंगे। ठीक है, कभी कभार देखो मैं सच बताऊं आपको, कभी कभार होता यह है कि जो अपन जानते हैं क्या वो करेक्ट जानते हैं या नहीं जानते, हो सकता है कभी आंसर निकल भी रहा हो, वो देखो कुछ वैसा ही होता है ये, जैसे 2 into 2 क्या होता है, वो 4 होता है, लेकिन अपन कभी 2 + 2 भी करते रहते हैं, वो 4 आता ही रहता है। ठीक है, और अपन को लगता है नहीं ये तो करेक्ट है, बट ये रॉन्ग है ना। तो ऐसी गलतियों को बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कम से कम बहुत सारी जगहों पे, है ना, आप थोड़ा पूछ भी लीजिए कि क्या ऐसा क्या पॉसिबल है, होता है नहीं होता है, ठीक है ना, उससे बाहर निकलेंगे। और जब कभी क्वेश्चन डिस्कस हो तो आपको तो हर समय मौजूद रहना ही चाहिए, है ना, कभी क्वेश्चन अगर डिस्कस हो रहा है तो आप समझिए आपको जरूर मौजूद होना चाहिए, जो लोग सिलेक्ट होना चाहते हैं, नहीं तो भाई अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, जरूर रहिए, ठीक है, चलिए, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। ठीक है बेटा, बाय।